टू वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं मुन्ना भाई को। कौन से वाले मुन्ना भाई को? मौजम मिर्जापुर वाले। मौजम मतलब मैं यार जितनी बार क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश कर रही थी कि एमबीबीएस वाले मुन्ना भाई को, लेकिन नहीं, मिर्जापुर टाइटल में मिर्जापुर लिखा हुआ है। अच्छा लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्यूरियोसिटी नहीं बना सकते। थंबनेल में भी आएगा। अच्छा भाई ये हाँ सही है, पॉइंट है, थंबनेल में आएगा। एनीवे अभी बता दो टाइटल है 30 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट दिव्येंदु शर्मा। वेल आज हम जानेंगे 30 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट दिव्येंदु शर्मा के वो कौन से हैं। एक्चुअली मैं तो वैसे मिर्जापुर से उनको जानती हूँ, उससे पहले मैं नहीं जानती थी, बट ये है कि बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं और उनका कैरेक्टर तो बहुत ही दमदार है मिर्जापुर में। वेल अभी हम देखेंगे वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। वेलकम टू सोशल। दिव्येंदु शर्मा एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं जिनकी परफॉर्मेंस को मिर्जापुर में सबने अप्रिशिएट किया है। दिव्येंदु ने अपना डेब्यू फिल्म प्यार का पंचनामा से किया था, जहां वो लिक्विड के कैरेक्टर में नजर आते हैं, जो कई फैंस के लिए आज भी एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। पट्टा बांधा हुआ उन्होंने गले में, वो कहते तो काटता हूँ, वो कहते तो भोंकता हूँ, 34,500 रुपए के लिए ना दुबे लाता फिरता हूँ। दिव्येंदु की लाइफ स्टोरी की बात करें तो उनकी एक्टर बनने की जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है और उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी स्ट्रगल भी किया है। इस वीडियो में हम आपको दिव्येंदु की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। हम कभी भी सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, पर इन दिनों यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स तभी मिलेंगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। सो काइंडली चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर सोशल फैमिली। आओ 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 आओ, तुम भी आओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है, सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठेगी। नंबर 1, दिव्येंदु का बर्थ दिल्ली में हुआ था और अपनी लाइफ का ज्यादातर वक्त उन्होंने दिल्ली में ही बिताया है। दिव्येंदु के फादर दिल्ली के फेमस होटल जनपथ में काम करते थे, जो कि इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आता है। दिव्येंदु एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इंडियन फैमिलीज में एक्टिंग को यूजुअली एज अ हॉबी ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए बचपन में दिव्येंदु एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन कभी नहीं देखते थे। नंबर 2, दिव्येंदु ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो स्टडीज में ज्यादा अच्छे नहीं थे और 10th क्लास में उनके 49% मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में एक टेंशन का माहौल बन गया था क्योंकि वो दिव्येंदु के फ्यूचर को लेकर वरीड थे। उस टाइम फैमिलीज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को ज्यादा वैल्यू नहीं करती थी और शायद आप सबने भी ये चीज अपने आसपास जरूर नोटिस की होगी। दिव्येंदु ने फिर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लिया और ये स्ट्रीम उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस और सोशल स्टडीज में मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट बन चुका था कि मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 84% मार्क्स आए थे, जो कि मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। दिव्येंदु के फादर तो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके बेटे के इतने अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं और एक वक्त तो उन्हें ये भी लगा कि शायद दिव्येंदु ने उन्हें एक नकली रिजल्ट बना के दिखा दिया है। नंबर 3, अपने 12th के रिजल्ट के बाद दिव्येंदु पॉलिटिकल साइंस को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस में ही की। दिव्येंदु का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में हुआ था, जहां से उनकी थिएटर की जर्नी भी शुरू हुई। दिव्येंदु ने वहां से ही एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन देखना शुरू किया और उन्होंने लगातार 3 सालों तक ऑल ओवर इंडिया थिएटर प्लेस भी किए। नंबर 4, जब दिव्येंदु ने अपनी ग्रेजुएशन खत्म की तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएंगे, इसलिए उन्होंने इंडिया के टॉप एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स NST और FTI के लिए अप्लाई किया। ये दोनों ही इंस्टीट्यूट्स बहुत ही प्रेस्टिजियस माने जाते हैं और बॉलीवुड के भी कई लेजेंडरी आर्टिस्ट यहीं से पढ़े हैं। हैरानी की बात तो ये है कि दिव्येंदु का एडमिशन इन दोनों जगह हो गया था, जो कि साफ दिखाता है कि वो शुरुआत से ही कितने टैलेंटेड रहे हैं। दिव्येंदु को सबने एडवाइस किया कि वो NST ही जाएं क्योंकि वहाँ थिएट्रिकल एक्सपोजर काफी ज्यादा है, पर दिव्येंदु एक्टिंग के साथ फिल्म से जुड़ी टेक्निकलिटीज भी पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने FTI में जाना सही समझा। नंबर 5, दिव्येंदु की एक्टिंग इंस्पिरेशन हमेशा से फारूक शेख रहे हैं। फारूक शेख एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्टर थे जिनको आपने 70s 80s के टाइम की कई आइकॉनिक फिल्म्स में देखा होगा। फारूक जी की एक्टिंग का तरीका बहुत ही नेचुरल था और उनकी फिल्म चश्मे बदूर दिव्येंदु बार बार देखा करते थे। एक्टर बनने के बाद दिव्येंदु को चश्मे बदूर का रीमेक ऑफर किया गया, जो उन्होंने बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर लिया था। दिव्येंदु के लिए एक ऑनर की बात थी कि वो अपने आइडल की फिल्म का रीमेक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये फिल्म साइन की थी। नंबर 6, FTI से पास आउट होने के बाद दिव्येंदु मुंबई फिल्म्स में काम ढूंढने आए और जैसा कि सभी आउटसाइडर्स के साथ होता है वैसा ही उनके साथ हुआ।
देवेंदु को पहले 3 सालों तक कोई भी प्रॉपर रोल नहीं मिला जहां वो अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज शोकेस कर पाएं। उनके लिए मुंबई में रहना बहुत मुश्किल हो गया था और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए वो पार्ट टाइम किसी कॉर्पोरेट इवेंट में होस्टिंग किया करते थे, तो कभी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर देते थे। देवेंदु को अपने खर्चे बहुत ध्यान से मैनेज करने पड़ते थे, जिसके बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में बताया भी था। देवेंदु ने शेयर किया कि कुछ इतने बुरे दिन भी होते थे जहां खाने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं रहते थे, इसलिए हर मील को एक बजट में रखना जरूरी था। एक ढाबे पे मुझे 32 रुपीज में एक वक्त का खाना मिल जाता था, इसलिए मैं हमेशा ध्यान रखता था कि मेरे पास एटलीस्ट इतने पैसे तो हों कि मैं अपना 3 वक्त का खाना खा सकूं। नंबर 7, देवेंदु के स्ट्रगलिंग डेज में उनकी एल्डर सिस्टर ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। जहां कभी पैसे की कमी हो जाए तो वो देवेंदु की हेल्प भी किया करती थी। देवेंदु अपने पेरेंट्स को अपनी डिफिकल्टीज के बारे में ज्यादा नहीं बताते थे, पर फिर भी उनके पेरेंट्स जानते थे कि जल्द ही देवेंदु अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस को बदल देंगे। देवेंदु ने भी इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ हैं। उन्होंने मुझे हमेशा मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया है। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पर फिर भी उन्होंने मेरे एक्टिंग के पैशन को सपोर्ट किया और कभी कुछ और करने के लिए फोर्स नहीं किया। शायद अगर मैं उनकी जगह होता तो मेरे लिए ये डिसीजन लेना काफी डिफिकल्ट होता। नंबर 8, मिर्जापुर में आप सबने देवेंदु को मुन्ना के कैरेक्टर में देखा होगा और सबको उनकी परफॉर्मेंस एज मुन्ना बहुत पसंद भी आई। पर क्या आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में देवेंदु को बबलू का रोल ऑफर किया गया था। देवेंदु ने बबलू के रोल को प्रिपेयर करना भी शुरू कर दिया था। फिर एक दिन स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान मेकर्स ने मुन्ना के कैरेक्टर के बारे में उनका ओपिनियन मांगा और देवेंदु का कहना था कि मुन्ना का कैरेक्टर सबसे यूनिक है और वो पर्सनली भी इस रोल को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसलिए कुछ टाइम बाद मिर्जापुर के मेकर्स ने देवेंदु को मुन्ना के कैरेक्टर के लिए कास्ट कर लिया। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि मुन्ना जैसे एग्रेसिव कैरेक्टर में देवेंदु आपको कैसे लगे। नंबर 9, देवेंदु ने फिल्म्स में आने से पहले एक मोबाइल एडवर्टाइजमेंट किया था जिसमें वो एक पंजाबी कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आते हैं। और तू आज देख, अगर हमने अंपायर को पंजाबी ना बना दिया ना तो बात रही। कैसे? ओए इतने सिक्सेस मारेंगे कि अंपायर उंगली उठा उठा के ना भंगड़ा करना शुरू कर देगा। आहू तेरा और सिद्धू का कुछ नहीं हो सकता। देख, जब मेरी टीम तेरी टीम को नंगा कर देगी, उसके बाद एटलीस्ट योर प्लेयर्स कैन गो एंड पोज फॉर 2011 स्विमसूट कैलेंडर। और 2 उन दिनों आईपीएल के दौरान ये एड बहुत ज्यादा दिखाया जाता था और इस एड की वजह से ही उन्हें फिल्म प्यार का पंचनामा के ऑडिशन के लिए अप्रोच किया गया। फिल्म के डायरेक्टर लव रंजन को देवेंदु का ऑडिशन इतना पसंद आया कि उसी वक्त उन्हें फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया। प्यार का पंचनामा जब रिलीज हुई तो वो उस वक्त की एक रेयर हिट फिल्म थी जिसमें सभी नए एक्टर्स थे और इनमें से कोई भी स्टार फैमिली से नहीं था। फिल्म में देवेंदु लिक्विड का कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसमें वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आते हैं। लिक्विड का कैरेक्टर उन दोनों ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसकी वजह से देवेंदु को लिक्विड के नाम से ही जाना जाने लगा था। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको फिल्म में लिक्विड का कैरेक्टर कैसा लगा था। ऐसा है, खाना तो घटिया है ही आपका, चाय भी घटिया है और ये पीछे जो नाला बह रहा है ना, इसी के पानी से बनी है, इसी में मुतते हैं, इसी को पी लेते हैं। नंबर 10, प्यार का पंचनामा की सक्सेस के बाद फैंस को इसके सीक्वल का बहुत इंतजार था, जहां सबको लगा कि पार्ट 2 में चाहे कोई भी कैरेक्टर रिप्लेस हो जाए पर लिक्विड का कैरेक्टर तो फिल्म में रहना ही चाहिए। पर सरप्राइजिंगली प्यार का पंचनामा 2 को देवेंदु ने ही रिजेक्ट कर दिया था। देवेंदु का कहना था कि लिक्विड का कैरेक्टर करने के बाद उन्हें सिर्फ कॉमेडी रोल्स ही ऑफर किए जा रहे थे और आगे वो सेम कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें प्यार का पंचनामा 2 ऑफर की गई तो उन्होंने फिल्म को मना कर दिया था। देवेंदु जानते थे कि एक हिट फ्रेंचाइजी है, पर एज एन एक्टर उन्हें नहीं लगता था कि वो लिक्विड का कैरेक्टर दोबारा प्ले करना चाहेंगे। नंबर 11, ये तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई में एक्टर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और एक इंसिडेंट ऐसा है जो देवेंदु आज तक भूल नहीं पाए हैं। हुआ यूं कि देवेंदु ने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और लकीली उन्हें फिल्म में एक विलन के रोल में कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म के लिए देवेंदु बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने 1 महीने तक अपने कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर भी किया, पर बाद में उन्हें बिना बताए ही रिप्लेस कर दिया गया। देवेंदु ने जब कास्टिंग डायरेक्टर से बात की तो उन्हें बताया गया कि प्रोड्यूसर्स ने ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद देवेंदु को रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को बहुत अनप्रोफेशनली ट्रीट किया जाता है। नंबर 12, जैसे कि हमने आपको बताया कि देवेंदु की फैमिली ने उन्हें कभी करियर को लेकर क्वेश्चन नहीं किया और उनके स्ट्रगलिंग पीरियड में उनको सपोर्ट करते रहे, पर दूसरी तरफ उनकी फैमिली को भी कुछ सिचुएशंस डिफिकल्ट लगती थी क्योंकि सब उनसे देवेंदु की जॉब के बारे में पूछते रहते थे और उनके लिए ऐसे सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता था। देवेंदु ने बताया कि फाइनेंशियल प्रेशर से ज्यादा मेरे पेरेंट्स पे सोसाइटी का प्रेशर रहता था और मुझे भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए जब मुझे प्यार का पंचनामा फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया तो वो अवार्ड मैंने अपनी मदर को डेडिकेट किया था और उनको कहा कि माँ, दिस इज योर आंसर टू द सोसाइटी। देवेंदु की सिचुएशन काफी लोगों की लाइफ स्टोरी बयान करती है क्योंकि आज भी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं।
नंबर 13, फिल्म बदनाम गली में देवेंदु ने एक नॉर्थ इंडियन पंजाबी लड़के का कैरेक्टर प्ले किया है और इस रोल को प्रिपेयर करने में इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह का भी कंट्रीब्यूशन है। हुआ यूं कि अपने कैरेक्टर के लिए उन्हें एक पंजाबी टच चाहिए था जिसका हिंदी बोलने का तरीका भी थोड़ा पंजाबी डायलेक्ट का साउंड करे। तो उसी दौरान देवेंदु को युवराज सिंह का ख्याल आया और युवराज के इंटरव्यूज देखकर ही उन्होंने अपने कैरेक्टर का स्पीकिंग स्टाइल प्रिपेयर किया था। बदनाम गली को हालांकि बहुत कम लोगों ने देखा है, पर देवेंदु की परफॉर्मेंस फिल्म में काफी अच्छी है, तो वी रेकमेंड कि आप ये फिल्म भी जरूर देखें। ये मैं क्या करूं इस चीज का यार, चल उधर। नंबर 14, लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था तो उन दिनों देवेंदु ने एक कॉमेडी स्किट वीडियो पोस्ट की थी। पता नहीं क्या 2-2 दिन पुरानी वहाँ पे चीनी पत्ती सब्जियां, पता नहीं कैसे कैसे वायरस बन रहे हैं। किचन नहीं वुहान लगता है वो हमारे घर का। इस वीडियो के बाद सभी उन्हें कैरी मिनाटी से कंपेयर करने लगे थे और बहुत ही लोगों का ये भी मानना था कि देवेंदु और कैरी मिनाटी दोनों एक दूसरे से बहुत सिमिलर लगते हैं। हमने भी जब ये वीडियो देखी तो सच में हमें भी कुछ ऐसा ही लगा। आप भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि डू यू थिंक कि देवेंदु और कैरी मिनाटी बहुत सिमिलर दिखते हैं। नंबर 15, देवेंदु के फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो उन्हें बॉलीवुड में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, ओम पुरी और संजीव कुमार काफी पसंद हैं। इसके अलावा हॉलीवुड में उन्हें एल पचिनो, डेनियल डे लुइस, जैक निकोलसन और रॉबर्ट डेनीरो सबसे ज्यादा पसंद हैं। नंबर 16, परमानेंट रूममेट्स वेब सीरीज आप सबको जरूर याद होगी, पर शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा कि देवेंदु भी शो का पार्ट रहे थे। देवेंदु ने सीजन 2 के एपिसोड 4 में एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। नंबर 17, देवेंदु की लव लाइफ की बात करें तो बहुत कम लोग जानते हैं कि देवेंदु की शादी 2011 में आकांक्षा से हुई थी, जिनसे वो अपने कॉलेज में मिले थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं आकांक्षा को कॉलेज के दिनों से पसंद करता था, पर मुझे उसके पेरेंट्स से डर लगता था क्योंकि उसके फादर पुलिस में थे और उसकी मदर एक डॉक्टर। तो मुझे लगता था कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो शायद वो दोनों मुझे किसी केस में फंसा देंगे। प्यार का पंचनामा के रिलीज के बाद ही देवेंदु और आकांक्षा ने शादी कर ली थी और दोनों की फैमिलीज उनकी मैरिज को लेकर पूरी तरह सपोर्टिव थे। नंबर 18, 2007 में आई फिल्म आजा नचले माधुरी दीक्षित की कमबैक फिल्म थी और शायद ही किसी को याद होगा कि देवेंदु भी इस फिल्म का पार्ट रहे थे। देवेंदु की ये पहली स्क्रीन अपीयरेंस थी जहां फिल्म में उनका एक छोटा सा कैरेक्टर रोल था। नंबर 19, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड एक्टर्स अपने नाम में चेंजेस करते हैं। ये चेंजेस कुछ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होते हैं तो कुछ अपनी पर्सनल लाइकिंग्स की वजह से। देवेंदु की बात करें तो उनका पूरा नाम देवेंदु शर्मा है, पर फिल्म्स में उन्होंने अपना सरनेम यूज करना बंद कर दिया है। उनका मानना है कि इंडिया जैसी कंट्री में कास्ट डिवीजन एक बड़ा इशू है और उन्हें लगता है कि एक इंसान को अपने फर्स्ट नेम से ही जाना जाना चाहिए, ना कि अपने सरनेम से। नंबर 20, फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान में जितेंद्र कुमार का कैरेक्टर पहले देवेंदु को ऑफर किया गया था, पर कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया था। हालांकि जितेंद्र कुमार ने फिल्म में बहुत ही बड़ी एक्टिंग की है, पर देवेंदु पर भी शायद ये कैरेक्टर सूट कर जाता। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या देवेंदु को आप इस कैरेक्टर में देखना पसंद करते या नहीं। नंबर 21, मिर्जापुर की शूटिंग के दौरान देवेंदु के लिए सबसे डिफिकल्ट सीन वो रहा है जहां मुन्ना का कैरेक्टर कंपाउंडर को मार देता है। इस सीन को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मुन्ना के डायलॉग्स कोई और कहानी बयान करते हैं और उसके एक्सप्रेशंस कुछ और। इस सीन को देवेंदु ने इतनी परफेक्टली किया है कि एक एग्रेसिव कैरेक्टर होते हुए भी एज एन ऑडियंस उस वक्त आप मुन्ना के कैरेक्टर के लिए बुरा फील करते हैं। हमारे ओपिनियन में भी इस सीन को देवेंदु ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया है और आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि देवेंदु की एक्टिंग आपको इस सीन में कैसी लगी थी। नंबर 22, मिर्जापुर में मुन्ना के कैरेक्टर को अगर आपने नोटिस किया हो तो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। देवेंदु ने बताया कि मुन्ना के कैरेक्टर की वजह से वो रियल लाइफ में भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे थे। उन्होंने रिवील किया कि सबकॉन्शियसली ही एक दिन मैंने ट्रैफिक सिग्नल पर वेट करते हुए दूसरे इंसान को गाली दे दी और मैंने रियलाइज किया कि मुन्ना का कैरेक्टर मुझे रियल लाइफ में भी अफेक्ट कर रहा है। ऐसा बहुत से एक्टर्स के साथ होता है कि उनके कैरेक्टर की ट्रेट्स उनकी रियल लाइफ में नजर आने लगती है। इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो रिसेंटली राजकुमार राव फिल्म अमर्ता के कैरेक्टर की आइडियोलॉजी की वजह से काफी डिस्टर्ब रहे थे, पर इवेंचुअली सभी एक्टर्स थोड़े टाइम के बाद इस इशू को ओवरकम कर लेते हैं। नंबर 23, देवेंदु को आपने कई फिल्म्स में सपोर्टिंग रोल में देखा है तो कई फिल्म्स में वो लीड रोल में नजर आते हैं। देवेंदु की हालांकि कोई लीड रोल ओरिएंटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं रही है और ज्यादातर उनकी फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलीज हुई हैं। देवेंदु का मानना है कि उनके लिए लीड रोल और सपोर्टिंग रोल दोनों एक बराबर हैं, पर उससे ज्यादा ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो मुझे किस तरह के रोल्स में देखना पसंद करेंगे। कोई भी कैरेक्टर कहानी में ऐसे ही नहीं होता है, उसकी एक रेलेवेंस होती है, वो स्क्रीन प्ले में कुछ दे रहा होता है अपनी तरफ से। मेरा सिर्फ यही रहता है, मैं स्टोरी देखता हूँ और अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको प्ले करता हूँ।
नंबर 24। अगर आप नोटिस करें तो देवेंदु ने अपने करियर में 3 सोशल इशू बेस्ड फिल्म्स में एक्टिंग की है। टॉयलेट एक प्रेम कथा की कहानी स्वच्छ भारत अभियान और सैनिटाइजेशन के टॉपिक पर बेस्ड थी। फिल्म बदनाम गली सरोगेसी पर और फिल्म शुक्राणु 1971 इमरजेंसी के दौरान हुई स्टरलाइजेशन की कहानी दिखाती है। ये तीनों ही फिल्म्स काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज को कॉमेडी के जरिए दिखाती हैं और देवेंदु का भी मानना है कि सोशल इश्यूज को मासेस में प्रमोट करने के लिए कॉमेडी सबसे अच्छा मीडियम है। अगर फिल्म का नैरेटिव बहुत ही सीरियस हो तो उस फिल्म को लोग उतना एंटरटेनिंग नहीं समझते। नंबर 25। बॉलीवुड सेलेब्स के इंटरव्यूज में आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि जहां एक्टर खुद कन्फेस करते हैं कि उन्होंने किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को फिल्म के लिए अप्रोच किया था। देवेंदु से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी किसी को फिल्म में रोल पाने के लिए अप्रोच नहीं किया है। जो भी फिल्म्स उन्होंने आज तक की हैं वो डायरेक्टली ही उन्हें खुद ऑफर की गई थी। नंबर 26। देवेंदु जब चश्मे बदूर की शूटिंग कर रहे थे तो डायरेक्टर डेविड धवन ने उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट दिया था जो उनके लिए आज भी बहुत स्पेशल है। डेविड धवन ने देवेंदु की एक्टिंग देखते हुए कहा था कि तुम अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। जिस तरह से तुम डायलॉग बोलते हुए एक पॉज लेते हो उससे तुम्हारा कैरेक्टर और भी उभर के सामने आता है। देवेंदु के डायलॉग्स की बात की जाए तो उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही रियल नजर आती है, जहाँ वो अपने पॉजेस की वजह से पूरे सीन का माहौल ही बदल देते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल आपने मिर्जापुर में देखा होगा, जहाँ एक सीन में उनके पॉज लेने की वजह से सभी सोचते हैं कि मुन्ना गोली नहीं चलाने वाला है, पर फिर क्या होता है वो आप सबको पता है। चल जाती है बस। नंबर 27। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में देवेंदु अक्षय कुमार के भाई के रोल में नजर आते हैं और इस रोल को करने से पहले देवेंदु अक्षय कुमार की वजह से थोड़ा नर्वस थे क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जहां देवेंदु किसी बड़े स्टार के साथ नजर आने वाले थे। देवेंदु ने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय सर अपने सारे सीन्स बहुत जल्दी खत्म कर देते थे और वो टाइम को लेकर बहुत डिसिप्लिन थे, पर मेरे सीन्स के लिए मैं कभी कोई इम्प्रोवाइजेशन या रीटेक कर लेता था तो वो तब भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। टॉयलेट एक प्रेम कथा देवेंदु के करियर के लिए एक इंपॉर्टेंट फिल्म थी जिसके बाद उन्हें काफी और फिल्म के लिए अप्रोच किया जाने लगा। बाबूजी के सामने तुम्हारी की बन जाए। नंबर 28। देवेंदु को बहुत से लोगों ने मिर्जापुर के बाद ही जानना शुरू किया है और वो मानते हैं कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज टैलेंट सामने आ रहा है। फिल्म्स में अक्सर देखा जाता है कि हीरो कौन है या फिल्म कितने बजट की है, पर डिजिटल मीडियम में सिर्फ आर्टिस्ट के स्किल्स देखे जाते हैं। इसलिए देवेंदु को लगता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनके अलावा ऐसे बहुत से एक्टर्स को वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जो कभी उन्हें फिल्म्स में नहीं मिल पाती थी। आप भी हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से रियल टैलेंट को रिकॉग्निशन मिल रही है। नंबर 29। देवेंदु की एक बहुत ही रेयर फिल्म की बात करें तो आपको उनकी शॉर्ट फिल्म अगौरव देखनी चाहिए, जहां वो एक बस कंडक्टर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। ये शॉर्ट फिल्म 2006 में बनाई गई थी और तब देवेंदु FTI में पढ़ाई कर रहे थे। देवेंदु ने यहाँ पर भी बहुत उम्दा एक्टिंग की है जो साफ दिखाता है कि वो शुरू से ही कितने टैलेंटेड एक्टर रहे हैं। इस फिल्म को आप YouTube पर देख सकते हैं। 2 रुपए खुले नहीं है मैडम। हाँ भाई, टिकट खुले नहीं है। नहीं है तो चल उतर जा, दूसरी बस में आ जाओ। चल ये क्या बात है? चल आगे चल, ये क्या बात हुई? चल आगे चल। नंबर 30। देवेंदु से कई बार इंटरव्यूज में पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उन्हें करियर की शुरुआत में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जितना कि वो डिजर्व करते थे। देवेंदु का मानना है कि उन्हें अपने करियर से कोई रिग्रेट्स नहीं है। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में मेरे जैसे आर्टिस्ट को सब खुद से ही करना होता है। अगर मैं ये बोलने लग जाऊं कि मेरे कोई गॉडफादर नहीं है इसलिए मुझे शुरुआत में मुश्किलें आई तो उसमें मेरा ही लॉस है। मैं हमेशा से एक एक्टर बनना चाहता था और मुझे पता था कि टाइम लगेगा, पर मैं श्योर था कि कभी ना कभी तो बात बन ही जाएगी। पर्सनली अगर आप ऑब्जर्व करें तो देवेंदु बहुत ही पॉजिटिव इंसान है और यही पॉजिटिविटी आप उनके पब्लिक अपीयरेंसेस में भी देख सकते हैं। ये अभी 10th, आज क्या डेट है? 7th 10th। I mean, इतना ताजा कुछ मिलेगा आप लोगों को कभी? It's so fresh। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। मैं इससे पहले भी जो है कई वीडियो में ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ। जो एक्टर्स होते हैं ना, जो यानी कि जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं या जो स्पोर्टिंग रोल्स करते हैं, हम बहुत ज्यादा उन्हें जो है निग्लेक्ट कर देते हैं एक मूवी में अनटिल अनलेस वो किसी बहुत जो है ना एक प्रोमिनेंट रोल में जब तक वो सामने ना आए। बिल्कुल, मैं भी इस चीज को मानती हूँ। जिस तरह से पहले देवेंदु इतनी सारी मूवीज में आए लेकिन हम लोगों ने नोटिस नहीं किया। हम अपनी बात करें, आप लोगों में से मे भी बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया हो। जैसे वो एड में भी आए, अभी जैसे आयुष्मान के साथ याद है कि आयुष्मान है उस एड में मोबाइल के, और लेकिन देवेंदु को मैंने वहां पर नोटिस नहीं किया। असल में वो चीज आ गई ना कि अगर आयुष्मान खुराना की बात करें, हम बहुत लंबे अरसे से उन्हें देखते आ रहे हैं, तो
उनके साथ जो है उनका रोल कहीं ना कहीं थोड़ा दब गया। तो ये चीज होती है, हम जो है ना, मुझे लगता है मैंने पहले मतलब इस तरीके से उस टाइम पर मुन्ना भाई देखी होती जब वो ऐड आया था। हाँ। तो फिर मे भी मेरा ख्याल में कि मैं मुन्ना भाई देखी थी, मिर्जापुर नहीं, मुन्ना भाई देखी होती, मुन्ना भाई को देखा था मिर्जापुर में, तो मुझे लगता है कि शायद मैं मतलब पहचान जाती। बट ये वाकई में चीज है कि मैं बोलूंगी कि अभी के टाइम में जितनी भी वेब सीरीज बन रही है, ये बात उन्होंने बहुत सही बोली है कि उसमें वाकई में आपको टैलेंट नजर आ रहा है, करेक्टर इतना परफेक्ट होता है और जो उस करेक्टर को निभा रहे हैं जितने भी एक्टर्स हैं वो इतने, मैं कहूंगी, अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और इतना मजा आता है देखने का कि आपका दिल करता है कि बस आप एक ही टाइम में सारी वेब सीरीज देखें। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना तो नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा है, वेब सीरीज में जितने भी एक्टर्स हैं, बेशक वो प्रोमिनेंट रोल में हो या सपोर्टिंग रोल में हो, उनके रोल इतने ज्यादा उन्हें दिए जाते हैं ना कि हर बंदा जो है रोल के साथ भी जस्टिफाई करता है और एक ऑडियंस में भी अपनी जगह बनाता है। अगर जैसे मैं बात करूं वेब सीरीज की, वेब सीरीज ये भी मैं एग्री करता हूं कि जब देखने लगते हैं ना दिल करता है एक ही दिन में जो है ना इसके जितने भी 8-9 जितने भी इसके एपिसोड्स हैं बंदा सारे देख ले। लेकिन अब जो है ना आके मैं कहता हूँ कि यार जरा ना बंदा एक एक एपिसोड डेली देखे तो ज्यादा मजा आता है। अच्छा, वैसे ना एक और चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी, वेब सीरीज ने वाकई में एक ट्रेंड जो सा वो डिफरेंट कर दिया है, मतलब एक डिफरेंट सेट कर दिया ट्रेंड, क्योंकि वाकई में जब हम मूवीज देखते हैं उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो सा है वो एक हीरो का होता है या एक्ट्रेस का होता है या बहुत भी होगा तो उसमें विलन का होगा। लेकिन जो साइड के कैरेक्टर्स हैं जो इतना कंट्रीब्यूट करते हैं कि जिनके बगैर मूवी बनना, मुझे लगता है कि वो जो रेसिपी में मसाले होते हैं ना जिनके बगैर खाना नहीं बन सकता, तो इसी तरीके से वो कैरेक्टर्स को हम लोग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखते, ना ही उनको जानने की कोशिश करते। यार इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा, जैसे हमने आजा नचले मूवी देखी तो उसमें इनका जो थोड़ा सा रोल था लेकिन नोट नहीं किया। फिर उसके बाद अगर बात करें टॉयलेट एक प्रेम कथा, वो मूवी मैंने 2-3 बार ही देखी है लेकिन उसमें भी मैंने नोट नहीं किया क्योंकि मेन जो उसमें कैरेक्टर थे वो तो अक्षय कुमार सर भूमि थे ना, तो उनपे ज्यादा फोकस रहा, साइड पे जो है वो सब जो है गुल हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें जब वेब सीरीज आप देखते हैं, बेशक वो आर्या हो, बेशक वो मिर्जापुर हो, बेशक वो पताल हो, जो भी हो, एक एक कैरेक्टर आपको याद रहता है। अच्छा, रिसेंट टाइम में जो मैंने लास्ट में देखी है वो मैंने आर्या देखी है, पताल लोक मैंने उससे पहले देखी थी, लेकिन पताल लोक मेरी फेवरेट वेब सीरीज में से एक है क्योंकि मुन्ना भाई, मतलब ये मिर्जापुर वाली भी मुझे बहुत पसंद है और अभी मैं मिर्जापुर भी देखूंगी, अभी मैंने देखी नहीं है। असल में बात ये है बहुत पसंद आ रही है लोगों को। हाँ भाई, जिस दिन आया था ना स्ट्रक हो गए थे प्लेटफॉर्म, इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया है इसे। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मेरे जो मैंने फर्स्ट वेब सीरीज जहां तक मुझे याद है मैंने जब देखी, मैंने देखी थी मतलब यूट्यूब पर तब आती थी एक वेब सीरीज का नाम मुझे भूल गया है, आई थिंक मुकेश भट्ट साहब की कोई वेब सीरीज चलती थी, या मुकेश भट्ट तो नहीं है ना, मतलब भट्ट फैमिली के ही कोई पर्सन है जिन्होंने वेब सीरीज स्टार्ट की थी। उधर मैंने ना एक वो जादू पे, वो एक थी काले जादू पे ना, वो वेब सीरीज बनी थी, वो मैंने देखी थी। अच्छा, भट्ट फैमिली को ऐसे बहुत शौक है ब्लैक मैजिक नहीं, वैसे वो वेब सीरीज अच्छी थी, मजा आया था मुझे देखने का, बहुत डर लगता था देखते हुए, लेकिन फिर उसके बाद वो फिर उसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गई, तो फिर मैंने उसके बाद मुझे पता नहीं था कि कैसे सब्सक्राइब करते हैं, बट एनीवे ये वेब सीरीज जो अब आ रही है तो किसी और ही लेवल की है। और मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहूंगी कि मुझे वाकई में लगता था जब के ना, मतलब मैंने इनको मिर्जापुर में देखा था तो मुझे इनकी और कैरी मिनाटी की शक्ल बहुत मिलती जुलती लगती थी और मैं सोचती थी पता नहीं मुझे ही लगती, लेकिन जब आज बोला ना मैं बहुत एक्साइटेड वाकई मुझे सही लगता था। और मुन्ना भाई का कैरेक्टर बहुत दमदार है, मैं कहूँगी बहुत ही डिफरेंट है। वैसे अगर बात करें जैसे अब जो है टॉयलेट एक प्रेम कथा में जो है इनका जो है दिखाया गया रोल, तो वो जेन रिफ्रेश हो रहा है, तो उस पर भी बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगी कि एक एक्टर की वाकई में स्ट्रगल जो सी है वो हमेशा साथ में रहती है और उसके बाद उसको कुछ मिलता है। बट मैं ये यहाँ पर एक और बात बोलना चाहूंगी कि जो लोग हिम्मत नहीं आ रहे, जो वाकई में सही एक्टर्स होते हैं ना, मैंने देखा है कि वो हमेशा डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स करना चाहते हैं, वो सेम रोल्स को रिपीट नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और यहाँ पे स्ट्रगल की बात करें, ये नहीं खाली एक्टिंग की फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहे ना, स्ट्रगल बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रगल के बगैर जो है आपको अगर अवार्ड मिलना शुरू हो जाए ना, फिर उस स्ट्रगल की वो इंपॉर्टेंस भी नहीं रहती। पर मौजम ये चीज भी हकीकत है कि मैं ये बात बोलती हूँ कि देखो, जब अगर जैसे किसी के फादर या मदर फील्ड से रिलेटेड मतलब बिलोंग करते हैं और वो मतलब उनके बच्चे को आगे से मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती है, लेकिन आगे
वो कितना हिट होता है या उसकी स्किल्स कितनी है, ये सब कुछ जो है वो ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना पसंद करता है। सही बात है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्टार का बच्चा है, स्टार किड है तो वही क्या नाम लेते हैं एक्टर बन सकता है और कोई नहीं बन सकता, ये जरूरी नहीं है। मतलब कि वो हिट होगा ही होगा। मुझे लगता है कि ये जो ऑडियंस है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स हैं जो आते हैं और जिनकी एक्टिंग हमें नहीं पसंद आती और हम लोग उनकी मूवीज को देखना इतना प्रेफर नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें बहुत पसंद भी आते हैं। बिल्कुल, और एट द सेम टाइम कुछ ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो बिल्कुल आम सी फैमिली से आते हैं, जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन वो बहुत ही अच्छे कलाकार। बिल्कुल, और यहाँ पे जो है मैं तारीफ करना चाहूंगा उनकी बहन की। वैसे मेरी बहन भी बहुत अच्छी है, इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है। ये वाली बहन, इनसे बड़ी बहन और उससे बड़ी बहन, बहुत सारा इन्होंने भी सपोर्ट किया हुआ है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल, लेकिन बाकी बहनें भाइयों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे बात करूंगा उनकी फैमिली की, यानी कि माँ बाप की। तो फैमिली की सपोर्ट, आपने कोई भी काम करना है आपको बहुत जरूरत होती है उसकी। बिल्कुल, और अगर फैमिली की सपोर्ट ना हो काम हो जाते हैं, बट ना आपका वो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन, मतलब इंटरनल सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है आपको ना ज्यादा लड़ना पड़ता है। और अगर आप सिर्फ आपकी फैमिली साथ है और आपको सिर्फ सोसाइटी के साथ लड़ना, तो फिर आपको तो कोई बात नहीं यार, ये तो हैंडल हो जाएगा। लेकिन सोसाइटी के साथ साथ जब घर वालों के साथ करना पड़ता है ना, वो ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पर जिस तरीके का मैं कहूंगी कि मुन्ना भाई ने जवाब दिया सोसाइटी की प्रॉब्लम, उन्होंने अवार्ड दिखाया, वो वाकई में उन सब लोगों को चुप करवाने के लिए था। बट ओवरऑल हम लोग को बहुत मजा आया है देखने का, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और जरूर सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। वाकई में ये प्रॉब्लम होती है समटाइम्स कि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करते आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप इसी के साथ हमारे वीडियोस को लाइक चैनल करें, वीडियोस करें, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।